आज से 12 साल पहले आलमी उर्दू ट्रस्ट के नाम से, क्योंकि उर्दू के साथ जितना जुल्म हुआ है इंडिपेंडेंस के बाद वो किसी दूसरी भाषा के साथ नहीं हुआ, और वो गवर्नमेंट ने नहीं किया। जैसा जो कि उर्दू वाले रोते पीटते हैं जिस बात को सबसे ज़्यादा कि गवर्नमेंट ये नहीं करती, गवर्नमेंट वो नहीं करती, और उर्दू के साथ जुल्म हो रहा है। उर्दू के साथ जुल्म खुद उर्दू वालों ने किया और अब भी कर रहे हैं, अब भी करते हैं, और उसमें उर्दू के प्रकाशक भी शामिल है। अगर ये आप मौजूद हो तो मेरी बात का जवाब दे सकते हैं खड़े होकर, और मैं बताऊंगा कि किस तरह शामिल है वो। इसमें अब एक समस्या पहले तो ये आ जाती है कि लेखक और प्रकाश वाली समस्याओं की हम बात करेंगे, उनमें एक चीज़ ये भी है, लेकिन उस पर मैं बात में आऊँगा। पहले मैं बेसिकली ये बता दूँ कि वो जो मैंने एक संस्था बनाई आलमी उर्दू ट्रस्ट के नाम से, उसका पर्पज़ ये था कि वो उर्दू का प्रचार करे, वो सारे काम करे जो उर्दू के लिए ज़रूरी है, उर्दू के प्रमोशन के लिए ज़रूरी है, उर्दू के प्रचार के लिए ज़रूरी है, उर्दू को जिंदा रखने के लिए ज़रूरी है, जिसमें किताबें छापना भी शामिल है, और मुशायरे वगैरह, सेमिनार, ये तमाम चीज़ें, तमाम एक्टिविटीज़। और वो मैं पिछले 10 साल से तो बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से बाकायदा कर रहा हूँ, और मैं उसमें किसी से कोई पैसा नहीं लेता, किसी ना तो प्राइवेट संस्था से ना गवर्नमेंट से, वो मैं अपने फंड से करता चला आ रहा हूँ। लेकिन कुछ बातें ऐसी सामने आई कि कुछ थोड़ा सा लीक मुझे अपनी बदलनी पड़ी, और उनमें ये चीज़ शामिल थी कि लेखक और प्रकाशक के बीच में जो समस्याएं हैं, जिसकी वजह से उर्दू को यानी इस भाषा को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है, और वो समस्याएं दोनों तरफ से हैं। कोई एक उसके लिए कसूरवार नहीं है, लेखक भी उतना ही कसूरवार है जितना पब्लिशर। वो क्या है, देखिए, लेखक भी 2 किस्म के हैं हमारे यहाँ। एक तो वो लोग हैं जो बुनियादी तौर पर, जो बेसिकली लेखक नहीं है, अचानक किसी दिन एक आदमी के दिल में एक इच्छा पैदा होती है बहुत ज़बरदस्त कि मुझे साहब किताब समझा जाए, यानी ये कि मेरी कोई किताब छपे और उससे मुझे समाज में इज्जत मिले। और ये ख़ास तौर पर वो लोग होते हैं जिनकी अपनी कोई सोशल आइडेंटिटी नहीं होती, ना वो डॉक्टर होते हैं, ना वकील होते हैं, ना इंजीनियर होते हैं, यानी उनको कोई कुछ कहकर नहीं बुला सकता कि आइए डॉक्टर साहब, आइए वकील साहब, आइए इंजीनियर साहब। मैं बहुत खरी बात आपको बता रहा हूँ। और उनके दिल में ये इच्छा पैदा होती है कि साहब मुझे कम से कम ऑथर समझ लिया जाए, मुसन्निफ समझ लिया जाए, अदीब समझ लिया जाए, लेखक समझ लिया जाए, तो एक मेरा एक सोशल स्टेटस बन जाएगा। इसलिए वो एक प्रकाशक के पास जाकर ये कहते हैं कि भाई मैंने ये कुछ लिखा है उल्टा सीधा, इसको तुम छाप दो, किताब मेरी छाप दो। तो अब प्रकाशक भी इतना बेवकूफ़ नहीं होता, वो तो लेखक तो नहीं होता, लेकिन वो इतना बेवकूफ़ नहीं होता कि वो उसकी लिटरेरी मेरिट को समझ ना सके कि ये क्या लिख के लाया है। अब वो उसको पढ़कर समझ जाता है कि इसको कौन पढ़ेगा और ये कहाँ बिकेगा, कहाँ बिकेगी किताब। लिहाजा वो ये कहता है कि साहब देखिए ऐसा है, किताब मैं आपकी छाप दूँगा, लेकिन 20,000 रुपये का खर्च होंगे। ये डच फॉर्म की किताब है, 160 पेज की, इस पर इतना खर्चा कागज़ का होगा, इतना प्रिंटिंग का होगा, इतना टाइटिल का होगा। आप मुझे 20,000 रुपये दे दीजिए और मैं आपको इसकी 50 प्रतियाँ भी 50 कॉपी दे दूँगा किताब की। वो उसको 20,000 रुपये देकर और चले आते हैं घर, की किताब छप जाती है। वो किसी दोस्त को पकड़कर कहते हैं यार इसका विमोचन भी करा दो, इलाके के काउंसलर को बुला दो या किसी, अब वो उस किताब का विमोचन भी हो गया। अखबार में अगर उनके थोड़े से भी ताल्लुकात है या किसी उर्दू के, मैं अभी उर्दू की बात कर रहा हूँ सिर्फ, लेकिन ये चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं हिंदी पे, पंजाबी पे, बिल्कुल आराम से। और किसी रिपोर्टर को बुलाकर फोटो छपवा दिया, या कम से कम खबर तो छपवा ही दी, लेकिन ज़रा से भी ताल्लुकात अच्छे हैं या 2 पैसे ज़्यादा खर्च कर देगा तो उसका फोटो भी छप जाएगा विमोचन के प्रोग्राम का, और वो गंगा आ गया। अब उसको मिल गया जो उसको चाहिए था। तो इसमें पब्लिशर का क्या कसूर है? अगर कल को वो वाला लेखक ये कहने लगे कि साहब मेरी किताब पता नहीं कहाँ गई, छाप के कई रद्दी के मोल बेच दिए है, ये है वो है, तो उसमें प्रकाशक का कोई कसूर नहीं है। उस किताब की जितनी मेरिट थी उसको वो चीज़ मिल गई, और उसने जो 20,000 रुपया खर्च किया था उससे वो जो चाहता था उसको वो मिल गया। अच्छा, ये दूसरी तरफ फिर वो लेखक हैं जिनमें सचमुच कोई क्रिएटिविटी है, जो सचमुच अंदर से उनसे कुछ निकलता है, कोई वो रचना करते हैं, उसकी लिखते हैं, कोई अफसाना, कहानी, शायरी करते हैं, गज़ल, नज़्म कुछ लिखते हैं, और जिसकी कोई लिटरेरी मेरिट होती है। अब वहाँ प्रॉब्लम दूसरी है। वहाँ प्रॉब्लम ये है कि वो जब किसी प्रकाशक के पास जाते हैं तो ट्रीटमेंट उनको भी वही मिलता है, क्योंकि उनका नाम कोई जानता नहीं। उस आदमी की रचना की, उसकी क्रिएशन की कितनी ऊंची लिटरेरी क्रिएटिविटी हो, प्रकाशक उसको जानता नहीं। वो कहते साहब आपका नाम नहीं है मार्केट में, मैं आपके ऊपर अपना 20-25 हज़ार रुपये का रिस्क नहीं ले सकता, तो इसलिए उससे भी वो पैसे मांगता है।
वहाँ आती है प्रॉब्लम। अब जहाँ तक पब्लिशर का सवाल है, वो प्रॉब्लम जो रॉयल्टी का भी जिक्र किया बलदेव सिंह साहब ने किया, लेकिन देखिए आप सब लोग इंटेलिजेंट पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे आप लेखक हो प्रकाशक हो, जो फैक्ट्स हैं लाइफ के वो आप भी जानते होंगे। आमतौर पर पब्लिक प्लेटफॉर्म से बहुत ही हिपोक्रिटिकल बातें की जाती है, लेकिन उससे फैक्ट्स बदलते नहीं हैं और ना समस्या हल होती है। फैक्ट्स देखिए समस्या तभी हल होती है जब आप फावड़े को फावड़ा कहें और टेबल पर घूसा मार कर कहें और कहें कि हाँ मैं बेईमान हूँ और इसलिए बेईमान हूँ, हाँ मैंने चोरी की है लेकिन इसलिए की है, उसको तो समझो, उस बात को तो समझो, हाँ मैंने रिश्वत ली है, क्यों ली है, तो उस वक्त तक समस्या हल नहीं हो सकती। तो फैक्ट ये है कि अब पब्लिशर का प्रकाशक लोगों का जहाँ तक संबंध है, वहाँ होता क्या है कि फर्स्ट कीजिए मैं नया लेखक हूँ, मेरी किताब आपने छाप दी और वो किताब चल गई, वो किताब बिक भी गई, तो मैं बड़े हैरान हुए कि यार ये तो नया आदमी था लेकिन किताब तो उसकी बिक रही है। आपने फौरन दूसरा एडिशन भी छाप लिया और लेखक को नहीं पता कि क्या हुआ है, तीसरा भी छाप लिया, लेखक को नहीं पता क्या हो रहा है। ये बेईमानी है, ये बेईमानी है और खुली बेईमानी है। आपको यानी मैं प्रकाशकों से कह रहा हूँ, आपको ये सोचना चाहिए कि जो इन्वेस्टमेंट, अच्छा एक चीज़ और मैं बता दूँ, तो मैं सब कुछ जानता हूँ, मेरा प्रोफेशन है, 37 साल से मैं वकालत कर रहा हूँ, 37 ईयर्स, तो अंदर की बातें मैं हर ट्रेड और बिजनेस की जानता हूँ। कि उर्दू को ले लीजिए, उर्दू के जो पब्लिशर हैं, देखिए उर्दू की किताबों की मार्केट कम है, मैं जानता हूँ कम है, उर्दू की किताबों की मार्केट कम इसलिए भी है कि उर्दू की किताबों की कीमतें ज़्यादा है। लेकिन होता क्या है कि जितने भी प्रोफेसर हजरात हैं उन्होंने लाइब्रेरियों, गवर्नमेंट की एकेडमीज और दूसरे कुछ इंस्टीट्यूशन से साठगांठ की हुई होती है और उनको वो छपी हुई कीमत पर किताब बेचते हैं। उर्दू की अगर आप फर्स्ट कीजिए, आप एक हार्ड बाउंड किताब 160 पेज की छापना चाहते हैं 10 फॉर्म की, तो उस पर हार्डली 1000 किताब अगर छापेंगे तो 22, 23, 25 लगा लीजिए, 25,000 रुपये खर्च आता है। उस किताब पर कीमत लिखी हुई होती है 180 रुपये, 200 रुपये, कभी कभी इससे भी ज़्यादा। तो उसमें क्या है, कमीशन तो आप जानते ही होंगे कि है, इसके अलावा भी बहुत कुछ है। तो वहाँ वो उस साठगांठ से अपनी किताब उस छपी हुई कीमत पर गवर्नमेंट की एजेंसीज को बेचकर और निश्चित हो जाते हैं, उनका अगर कुछ खर्च हुआ है, ओवरहेड्स हैं, वो उनके निकल आते हैं। और अगर वो किताब राइटर के पैसे से छपी है तो फिर बल्ले बल्ले इन्वेस्टमेंट राइटर का, प्रॉफिट गवर्नमेंट की एजेंसी से आ रहा है, पब्लिशर मोटा हो रहा है। ये सिचुएशन भी गलत है, ये बेईमानी है। अब सवाल ये पैदा होता है, देखिए मैं बहुत फॉर्मली बिलीव करता हूँ दोस्तों, अगर कोई एक आदमी भी सिंसियरली और ईमानदारी से किसी मामले में, डायरेक्शन में थोड़ी सी एफर्ट करे, तो आप यकीन कीजिए दुनिया उसका साथ देने के लिए खड़ी हो जाती है और ऐसी ऐसी जगहों से उसको कॉपरेशन मिलता है जहाँ के बारे में वो सोच भी नहीं सकता था। और मैं आपको लाइव एग्जाम्पल देता हूँ, कुछ प्रॉब्लम्स, वो लाइव एग्जाम्पल मेरी है, कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी थी जो बहुत ज़्यादा कठोर और बहुत ज़्यादा इंसॉल्वेबल लगी उर्दू के मामले में, उर्दू की प्रमोशन के मामले में। तो मैंने सोचा कि इस मामले में बजाय सरकार को या प्रकाशक को या लेखक को या पब्लिक को गाली देने के बजाय प्रैक्टिकल कोई काम करना चाहिए। मैंने एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी कायम कर दी, आलमी मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, और ये इत्तेफाक की बात थी कि बिल्कुल इत्तेफाक की बात थी कि नेशनल बुक ट्रस्ट के डायरेक्टर वो मेरे दोस्त हैं सिकंदर साहब, और वर्ल्ड बुक फेयर भी आ रहा था। तो मैंने कहा भाई एक स्टॉल हम भी, हर आदमी हैरान हुआ कि भाई ये वकील आदमी, इसका क्या लेना देना पब्लिकेशन से या पब्लिशिंग से, लेकिन वो उन्होंने कहा चलिए उनके शौक है, पूरा कर देना चाहिए। उन्होंने मुझे स्टॉल दे दिया, सारी फैसिलिटी दे दी, जितनी भी कुछ आप चाहते हैं, मैं खुलकर कह रहा हूँ, होता है बारह, हम दोस्त के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा जो कुछ भी आप करना चाहें प्रगति मैदान में, सब हर चीज़ की इजाज़त है आपको। उसके बाद थोड़ी सी मैंने पब्लिसिटी की, ऐड दिए अखबारों में, लोगों से पर्सनली कहा। पॉलिसी मेरी ये थी कि किताब की कीमत क्योंकि ज़्यादा होती है, ज़्यादातर 95% उर्दू की किताब पढ़ने वाले मुसलमान हैं जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड रहते ही हैं, किताब नहीं खरीदते। लेकिन ये फैक्ट है, उर्दू और हिंदी, पंजाबी के बारे में मैं ज़्यादा नहीं जानता। तो बलदेव सिंह साहब ने आज कुछ बातें ऐसी कही कि मुझे पंजाबी के बारे में बहुत कुछ पता चल गया, लेकिन उर्दू हिंदी के बारे में तो मैं जानता हूँ कि लोग
₹20 की एक सिगरेट पी सकते हैं, पान ₹25 का मिल जाता है, तो तंबाकू वम्बाकू कोई खास ऐसा होता है कि ₹25 का एक पान में हैरान, लेकिन वो ₹25 की किताब नहीं खरीदते। ये बड़ी अनफॉर्चुनेट बात है, बहुत अनफॉर्चुनेट बात है। तो ये सोचा कि एक्सपेरिमेंट किया जाए कि अगर किताब लो प्राइस हो, कम कीमत हो, तो शायद लोग उसको खरीदें। तो हमने बचपन में, आप सब जानते होंगे कि हिंद पॉकेट बुक्स के नाम से कंपनी आज किया था, वो प्रकाश पंडित थे एक साथ जो उर्दू के राइटर थे, और उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया जिसको पॉकेट बुक्स कहा जाता था, और वो ₹1 की एक होती थी। आप ये देख लीजिए, उस ₹1 की किताब से लाखों करोड़ों लोगों ने फायदा उठाया। इस तरह कि जो लोग हैबिचुअली किताबें नहीं पढ़ते थे या पढ़ने के शौकीन ही नहीं थे, वो भी अगर ट्रेन पे कहीं सफर करते होते थे तो 3-4 किताबें खरीदते थे कि भाई रास्ते में वक्त कट जाएगा। और रीडरशिप बहुत बढ़ गई, उर्दू की भी, हिंदी की भी। बाद में वो चीज़ अंग्रेजी में भी आई, पॉकेट बुक शायद अभी मिल सकती हो, लेकिन वो 1970 में वो सिलसिला खत्म हो गया था। हिंदी में कुछ लोग शायद छापते हैं पॉकेट बुक, सब उर्दू में नहीं छपती। तो ये एज एन एक्सपेरिमेंट मैंने उर्दू की पॉकेट बुक छपवाई 50-60, और वो कुछ तो ओरिजिनल थी जो मेरे पास पुरानी पड़ी हुई थी, और मैं पब्लिकली एडमिट कर रहा हूँ इस बात को। कोई भी अगर आदमी चाहे मेरे खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी कर सकता है, मैं उसको सेटिस्फाई कर दूंगा कि वो डिफरेंट स्टार पॉकेट बुक्स, हिंद पॉकेट बुक्स, डायमंड पॉकेट बुक्स का वो सफा फाड़ के, और मैंने अपनी कंपनी का नाम लिख के और उसको छाप दिया। क्योंकि लेकिन मेरी इंटेंशन बहुत ऑनेस्ट थी और क्लियर थी। तो एक किताब पर ₹25 भी कॉस्ट आई, 30 भी आई, ₹34 भी आई। एक दो ऐसे वॉल्यूम से, इससे भी ज़्यादा आई, वो ज़्यादा पेजेस थे, वो 300 से ज़्यादा पेज की पॉकेट बुक, लेकिन कीमत सबकी ₹20, हर किताब की कीमत ₹20। उसका बड़ा अच्छा नतीजा सामने आया, और वो किताबें यहाँ मैंने लॉन्च कर दी वर्ल्ड बुक फेयर में, और आप यकीन कीजिए कि वो हॉटकेक्स की तरह बिक रही है। और मैंने ये सोचा कि भाई ये चीज़ मैं आपसे अर्ज कर दूँ, ये चीज़ उर्दू तक महदूद नहीं है। मैंने एक स्ट्रेटजी बनाई है, वो कैसी है, वो अक्लमंदी है या बेवकूफ़ी है, वो ये है, जितनी किताबें छपी हैं और स्टॉक में हमारे मौजूद हैं, वो अगर खाली भी मिल जाए तो 10 या 12 लाख का लॉस होगा। लेकिन इसके लिए मैं, यानी वो प्लान है, वो लॉस मैं इसके लिए तैयार था, और ये चीज़ मैं तीनों भाषाओं के साथ करने जा रहा हूँ। और मैंने ₹1 करोड़ इसके लिए ये बात किया है कि उर्दू, हिंदी और पंजाबी तीनों भाषाओं की किताबें बहुत लो प्राइस छाप कर और वो मार्केट में इसलिए दूंगा कि शायद इससे उर्दू की, हिंदी की, पंजाबी की रीडरशिप बढ़ जाए, शायद वो शौक पैदा हो जाए। अगर फर्स्ट कीजिए तीनों भाषाओं की 1,000 किताब भी आती है मार्केट में, और मैं नहीं समझता कि वो बिकेगी नहीं, क्योंकि उर्दू के एक्सपेरिमेंट से मुझे पता चल गया कि लोग किताब खरीदते हैं अपनी, और खरीदेंगे, खूब बिक रही है पॉकेट बुक्स। लोग आते हैं एक किताब खरीदने और फिर 5 ले जाते हैं कि भाई 5 मिल रही ₹100 में, और ₹100 आजकल हमारे 100 का नोट हमारी करेंसी का बेसिक यूनिट है। 100 का नोट ₹1 की या ₹10 की तो कोई इम्पोर्टेंस है नहीं। तो ये एक्सपेरिमेंट इस हद तक जरूर कामयाब हुआ कि ये बात अब मैं ना प्रकाशक की कर रहा हूँ, ना लेखक की, बल्कि पब्लिक की बात कर रहा हूँ कि रीडरशिप को एक बार फिर जगाने के लिए, वो शौक वो इनकलकेट करने के लिए पब्लिक में, जो पिछले ज़माने में हुआ, आज से 20 साल पहले तक काफ़ी था, अब किताब की तरफ से टेंशन लोग हट गई है। जिसमें से एक तो रतन सिंह साहब ने जैसे कहा कि वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उन्होंने 2 क्लिक्स किए, उनके सामने सब कुछ आ गया, पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, जो भी उनको चाहिए कंप्यूटर में सब इंटरनेट के ऊपर अवेलेबल है। लेकिन उसके साथ साथ ये हकीकत है कि प्रिंटेड वर्ड जो है, छपा हुआ शब्द, वो कभी नहीं मरेगा, वो कभी नहीं मरेगा, किताब हमेशा जिंदा रहेगी। हमें सिर्फ इतना करना है कि किताब का शौक, देखिए किसी ज़माने में बिजनेस स्कूल्स जो है, ये अगर अलग हट के बात कर रहा हूँ आप समझ जाएंगे, बिजनेस स्कूल्स में चाहे वो हार्वर्ड हो या कहीं, अमेरिका से शुरू हुआ है बिजनेस की एजुकेशन, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के स्टूडेंट्स को ये सिखाया जाता था कि मार्केट रिसर्च करो। एक लफ्ज़ होता था, एक वर्ड, मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च का मतलब ये होता था कि आप ये पता करने की कोशिश कीजिए कि ये प्रोडक्ट हमारा जो प्लान हम कर रहे हैं, ये कहाँ बिकेगा। इस पर बेस भी देखिए, आज की दुनिया की हर चीज़ मार्केटिंग पर ही बेस्ड है, हर चीज़। तो बिजनेस की एजुकेशन इस बेसिक प्रिंसिपल पर भी दी जाती थी कि अपने प्रोडक्ट की मार्केट तलाश करो। ये ट्रेंड 25 साल पहले
एंटायरली चेंज हो गया 35 साल पहले अमेरिका में। और बिजनेस की एजुकेशन अब जिस प्रिंसिपल पर की जाती है वो ये है कि अपना प्रोडक्ट जो भी कुछ आप मार्केट में लाना चाहते हैं बाद में लाओ, पहले उसकी मार्केट क्रिएट कर दो। तो आजकल मार्केट ढूंढी नहीं जाती, आजकल मार्केट क्रिएट की जाती है। और अगर आप कभी भी आंख बंद करके और ईमानदारी से अपने लाइफस्टाइल के बारे में सोचें, सुबह से शाम तक जितनी चीज़ों का आप सेवन करते हैं घर में डे टू डे लाइफ में, तो आप ये पाएंगे कि 50% से ज़्यादा ऐसी चीज़ें हैं जिनके बगैर आपकी ज़िंदगी गुजर सकती है। यानी वो बिल्कुल अननेसेसरी चीज़ें हैं जिन पर आप लोग पैसा खर्च करते हैं, हम लोग पैसा खर्च करते हैं, क्योंकि उसकी मार्केट क्रिएट कर दी गई है। तो इसी तरह जहाँ तक किताब का ताल्लुक है, देखिए किताब कंप्यूटर की जगह, कंप्यूटर किताब की जगह नहीं ले सकता। आप कंप्यूटर को, ऐसा कौन आदमी है जो सुबह टॉयलेट में अखबार लेके नहीं जाता? हर आदमी सुबह अखबार लेकर, एक है बस टेंडेंसी शुरू से है, ट्रेंड है मॉडर्न सोसाइटी का। हम भी बगैर अखबार लिए टॉयलेट में नहीं जा सकते, लेकिन क्या आप अपना लैपटॉप लेकर टॉयलेट जा सकते हैं? ये तो बड़ी भद्दी सी मिसाल है, लेकिन फैक्ट है। इसी तरह किताब की जो वैल्यू है और किताब को जिस तरीके से, जिस तरह जहाँ जहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उससे जिस तरह का एक साइकोलॉजिकल एक रिलेशनशिप आपका पढ़ने के दौरान किताब से इस्टेब्लिश हो जाता है, वो कंप्यूटर या लैपटॉप से नहीं होता। इसलिए किताब तो हमेशा रहने वाली चीज़ है। मुझे इस बात का पर्सनली पूरा यकीन है। सिर्फ जरूरत इस बात की है कि किताब के लिए वो शौक और रीडिंग के लिए वो शौक पैदा एक बार फिर हम कर दें जो पहले हुआ करता था और जो अब बहुत कम हो गया है और कम होता चला जा रहा है। तो इसके लिए एक जो सबसे बड़ा इंकरेजमेंट कह लीजिए, जो सबसे बड़ा हम बढ़ावा दे सकते हैं, वो यही हो सकता है कि किताब की कीमत ज़रा कम करें। दूसरी चीज़, मैं कुछ ज़्यादा बोल गया हूँ, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में मैं कहना चाहूँगा। लेखक और प्रकाशक का ये जो प्रॉब्लम जितनी भी हैं, ये सब म्यूचुअली सॉल्व हो सकती हैं। ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि जो बिल्कुल कोई लेखक कहे कि ये तो इसका कुछ हो ही नहीं सकता, या प्रकाशक कहे ये प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो सकती। दोनों साथ मिलकर बैठे तो प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन थोड़ा सा आपको उदार होना पड़ेगा, प्रकाशक को थोड़ा सा उदार होना पड़ेगा। और हम ये चाहते हैं, देखिए हमने जो डिक्लेयर की है पॉलिसी कंपनी की, वो पता है, नेशनल बुक ट्रस्ट को पता है, मुझे इतना कोऑपरेशन नेशनल बुक ट्रस्ट दे रहा है। एक हमारे यहाँ NCPUL की नेशनल काउंसिल फॉर प्रमोशन ऑफ उर्दू लैंग्वेज, वो इतना, उन्होंने मुझे अपनी 15,000 किताबें दे दी कि आप, वो कुछ गवर्नमेंट रूल्स हैं कि जो किताब 6 साल तक ना बिके उसे डंप कर दो, समथिंग लाइक दैट। मैंने कहा मैं इसके लिए आपको पैसे देता हूँ कि आप रस्सी में मत बेचिए या इसको जलाइए मत। वो कहते हैं जगह नहीं है, ये सब किताबें मैं खरीद लेता हूँ, आप अच्छे से पैसे ले लीजिए। तो वो उन्होंने प्रपोजल बनाकर HRD को भेज दिया है और वो अप्रूव हो जाएगा, मुझे मालूम है। तो बेसिकली जो पॉलिसी डिक्लेयर्ड है हमारी, वो ये है कि समाज में राइटर की, आर्टिस्ट की, क्रिएटर की जो इज्जत होनी चाहिए वो है नहीं। पर्टिकुलरली राइटर वीज़ा-वी पब्लिशर, वो इज्जत नहीं है। वो इज्जत वापस लानी है, और वो इज्जत तभी वापस लाई जा सकती है जब आप प्रकाशक साहब बड़ी ईमानदारी से राइटर को उसका रेम्यूनरेशन दें। कम से कम उस वक्त तो दें जब आप उसकी क्रिएशन से, उसकी तख्लीक से फ़ायदा उठा चुके हों। जब उसकी किताब के 3 एडिशन आप बेच चुके, 1000 के लिए 1000 तक मत दीजिए, कुछ ऐसे वो ट्रेंड बना हुआ है। हालांकि वो इलीगल है, मैं आपको बता दूँ, वो इलीगल है, लेकिन बस है। लेकिन जब वो 1000 के बाद रॉयल्टी का की सीमा शुरू होती है जहाँ से, तो उसको ईमानदारी से आप उसको एक चिट्ठी डालते कि आपकी किताब को हम 2nd एडिशन ला रहे हैं और इस पर हम आपको इतने % रॉयल्टी अदा करेंगे। और हम एक नया ट्रेंड ये शुरू करने जा रहे हैं कि उर्दू, हिंदी, पंजाबी तीनों भाषाओं की हमारी कंपनी किताबें प्रकाशित करेगी। वो राइटर के साथ एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट करके प्रकाशित करेगी, जिसमें राइटर भी बाउंड होगा और कंपनी भी बाउंड होगी उन तमाम टर्म्स के लिए जो उसमें लिखे हुए होंगे। और उसको, उसके लिए राइटर भी कोर्ट जा सकता है। कंपनी के कोर्ट जाने का कोई सवाल इसलिए पैदा नहीं होता कि कंपनी को कुछ नहीं लेना, राइटर से जो लेना है वो तो ऑलरेडी ले चुकी है। तो कहने का मतलब यह है कि अगर राइटर को थोड़ी सी भी इज्जत मिले, और देखिए प्रकाशक पर ज़्यादा बोझ इसलिए नहीं डाला जा सकता कि राइटर, अब मेरे मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, मेरे पास मेरा शौक है, मेरा पैशन है, फालतू पैसा है, 1 करोड़ का लिख दिया उसके नाम में, कोई बात नहीं। हर आदमी ऐसा नहीं कर सकता। अब तो हर आदमी के पास होता नहीं उतना स्पेयर पैसा, और अगर हो तो उसके प्रेफरेंसेस दूसरे होते हैं, उसकी तरजीहात दूसरी होती हैं।
दूसरी समस्याएं दूसरी होती है, वो शायद मेरे साथ नहीं है। लेकिन जब ये पॉइंट आ जाता है कि एक राइटर जिसकी क्रिएशन से एक प्रकाशक भरपूर फायदा उठा रहा है, तो उसको बहुत ईमानदारी से ये सोचना चाहिए कि जिस आदमी का इन्वेस्टमेंट, उसका क्रिएटिव इन्वेस्टमेंट तो है ही राइटर का, पैसा ही सब कुछ नहीं होता। आप पैसा लेके बैठे रहिए, अगर आपके पास क्रिएशन नहीं है आप क्या चाहेंगे? तो उसका एक क्रिएटिव इन्वेस्टमेंट तो है आपके बिजनेस में। तो जिस हद तक भी आप अपनी ईमानदारी से समझें कि इसको जो चीज़ दी जानी चाहिए उसको वो चीज़ दें। और इसके अलावा जितनी प्रॉब्लम्स हैं, बल्कि ये मदर ऑफ प्रॉब्लम्स यही है। देखिए, यहीं से निकलती है छोटी छोटी दूसरी 5-6 प्रॉब्लम्स। तो अगर ये प्रॉब्लम जरा थोड़ी सी ईमानदारी के साथ आप अपने बैठकर इसका कोई ना कोई अपने सेटिस्फेक्शन के हिसाब से वर्कआउट आप कर लें प्रोफाइल, तो वो बाकी छोटी छोटी प्रॉब्लम अपने आप खत्म हो जाएंगी। और ये याद रखिए कि किताब की रीडरशिप जिसका मैंने जिक्र किया कि वो बढ़नी है, उसका ताल्लुक राइटर से भी ज़्यादा आपके बिजनेस से है। क्योंकि अगर लोग किताबें पढ़ना छोड़ देंगे तो आप किताबें छापकर उनको कहाँ भेजेंगे? तो ये 2 बातें हैं। और एक मैं आपको एश्योर करता हूँ, हमने एक पॉलिसी और भी ये डिक्लेयर की है कि नए लिखने वालों को, देखिए जिसका नाम बहुत मैटर करता है, नाम का रंग जिक्र किया, ये हकीकत है कि नाम बहुत मैटर करता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं दुनिया में जो नाम से दिखती हैं, सिर्फ नाम से दिखती हैं। आप ये हरगिज़ नहीं बता सकते। शराब पीने वाले शौकीन बड़े फख्र से कहते हैं कि स्कॉच पीता हूँ मैं। कितने लोग हैं जो जानते हैं कि वो बोतल के अंदर असली है या नकली है? बहुत कम लोग, आप यकीन कीजिए बहुत कम लोग जानते हैं। और सबसे ज़्यादा नकली जो है वो इंडिया में बनती है स्कॉच विस्की। तो इसी तरह नाम जो है वो कैरी करता है, लेबल जो है वो कैरी करता है बिजनेस के लिए, उसकी बहुत इंपॉर्टेंस है। हमने ये डिक्लेयर किया है कि वो लोग जिनका नाम नहीं है, जो अभी नए लिखने वाले हैं, अगर वो कोई चीज़ लिटरेरी मैरिट लिखकर हमारे पास लाएंगे तो हम कंपनी के खर्च पर, अपने खर्च पर उनकी किताब पब्लिश भी करेंगे, उसको मार्केट भी करेंगे। और अगर उससे कोई प्रॉफिट होता है तो हम उसको रॉयल्टी भी देंगे। ये हमारी डिक्लेयर पॉलिसी है। बस मैंने बहुत वक्त ले लिया। मैं एक बार फिर बहुत आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, इतनी पेशेंस से आपने ये तमाम बातें सुनी। और जफर साहब ने जो काम किया है, ये बहुत अच्छा काम किया है। इतना अच्छा इन्होंने कदम उठाया है। इनको मेरे इस प्रोग्राम का पता नहीं था कि मैं ये काम किया उर्दू तक महदूद से, उर्दू तक सीमित से, लेकिन ये काम उर्दू, हिंदी और पंजाबी तीनों के लिए मैं करने जा रहा हूँ। और उस सिलसिले में LBD के डायरेक्टर साहब से मेरी बात हुई है, बलदेव सिंह साहब से मेरी मुलाकात हुई थी, आज हो गई। तो इनसे मैं तमाम चीज़ें डिस्कस भी करूँगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।